गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं। सो वेलकम टू हसलर्स। और आज हम लोग क्लास 10th साइंस का सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा चैप्टर बैलेंसिंग के ऊपर बेस्ड है। ओके। सो जब हम सबसे पहले इस चैप्टर का जो टॉपिक है उसका मतलब समझ लेते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके। सो हमने क्लास 9 से पहले कुछ कुछ दो टर्म्स पढ़ी होंगी, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब कोई एक ऐसी एक्टिविटी या फिर कोई ऐसा एक चेंज परफॉर्म होना जिससे एक नया सब्सटेंस ना फॉर्म हो। और वहीं जो केमिकल चेंज होता है उसके अंदर जो जब केमिकल चेंज इनिशिएट होता है तो एक नए नए तरीके की चीज़ें बनती हैं। मैं इसका एग्जांपल देके समझा देता हूँ। फिजिकल चेंज का एग्जांपल ये होगा कि अगर आप एक लकड़ी को लीजिए एग्जांपल के लिए और उसको आप काट दीजिए, तो काट कर जब हमने एक्शन परफॉर्म किया, जब हमने लकड़ी को काटा, तो हमारी जो वुड पीस है वो दो पीसेस में सेग्रीगेट हो गया और हमारे पास कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ। पहले भी वुड था और अभी भी वुड क्रिएट हुआ है। सो दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज, ये एक फिजिकल चेंज कहलाएगा। वेयर एल्स कोई एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना जिससे एक नया सब्सटेंस क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जांपल बर्निंग अ वुड ब्लॉक। जब आपने उसे बर्न किया, किसी चीज़ को जलाने से जो वुड था वो कार्बन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, जो कि बिल्कुल ही एक नया सब्सटेंस है, कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस, राइट। सो इस टाइप के प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। और अब इन्हीं के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ने वाले हो। तो केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। और इन केमिकल रिएक्शंस को हम एक्सप्रेस करने के लिए केमिकल इक्वेशंस की मदद लेते हैं। अब कितने तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कितने तरीके की इक्वेशंस होती हैं, वो सब आप इस चैप्टर के अंदर देखोगे, साथ ही साथ बैलेंसिंग भी देखोगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब आप इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे, हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने इस पीडीएफ को देखा, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस पीडीएफ के अंदर सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स एट द सेम टाइम, तो आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिखिएगा, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। ओके। तो जब जब आप इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, विच इज़ एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। ये सबसे पहला एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, हम इसको थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। हमने मैग्नीशियम लिया है। आई गेस आपको पता होगा मैग्नीशियम क्या होता है। मैग्नीशियम एक तरीके का मेटल होता है, इट्स नथिंग बट अ मेटल। ओके। मेटल है और मेटल की एक रिबन ली है, बेसिकली ये मार्केट में मिलती है मेटल रिबन। और हमारे पास एक पेयर ऑफ टोंग्स हैं और साथ ही साथ बर्नर है और एक चाइना डिश है। तो हम कर क्या रहे हैं इस एक्टिविटी में, बेसिकली हम जो हमारे टोंग्स हैं उनकी मदद से मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं एयर की प्रेजेंस में, और हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ फॉर्म हुई है, राइट। जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो जो मैग्नीशियम है वो एक एक ऐश टाइप सब्सटेंस क्रिएट करेगा, जो कि इस चाइना डिश में कलेक्ट हो जाएगा। इस ऐश टाइप सब्सटेंस को हम बेसिकली कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके। तो जब हमने मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में बर्नर की मदद से बर्न किया, तो वो मैग्नीशियम एक सब्सटेंस में क्रिएट हो गया, वाइट सब्सटेंस में क्रिएट हो गया। उस सब्सटेंस को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला गया। ये सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है ये रिएक्शन, इसी को हम एक डिफरेंट फॉर्मेट में लिख के दिखाएंगे। ओके। तो सबसे पहले क्या इस एक्टिविटी को इनिशिएट करने से पहले कौन-कौन सी चीज़ें दिमाग में रख लेनी चाहिए, वो देख लीजिए। सबसे पहली बात तो यही है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना होता है विद द हेल्प ऑफ अ सैंडपेपर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन ज जलने से पहले एयर में एक्सपोज़्ड होती है, आप सबको पता है, और एयर के अंदर प्रेज़ेंट होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली-सी लेयर फ़ॉर्म कर देती है, जो कि रिएक्शन को परफॉर्म होने नहीं देगी। फॉर एग्जांपल अगर एक एक मैग्नीशियम है आपके पास जिसके ऊपर कोटिंग हो रखी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की पहले से ही, तो उसकी बर्निंग आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप उसे बर्न ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्टिविटी फेल हो जाएगी अगर आपने मैग्नीशियम रिबन को ढंग से क्लीन नहीं किया तो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और इसके ऊपर एक दो तीन सवाल भी बन चुके हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमें जब भी हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करें तो उससे पहले
पहले मैग्नीशियम को हमें बर्न करना बहुत ज़्यादा वो क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सैंड पेपर की मदद से। सेकंड पॉइंट, मैग्नीशियम रिबन विल बर्न विद अ वाइट डेज़लिंग फ्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप मैग्नीशियम को बर्न करेंगे एयर की प्रेजेंस में, तो वो एक वाइट डेज़लिंग फ्लेम के साथ बर्न करेगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय वाइट डेज़लिंग फ्लेम? वाइट डेज़लिंग फ्लेम का मतलब बेसिकली ये है कि वो एक ऐसी फ्लेम होगी जिसको आप देख नहीं सकते, बिल्कुल वाइट कलर की फ्लेम, एकदम चमकती हुई फ्लेम, इसी को हम वाइट डेज़लिंग फ्लेम बोल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जिस तरीके की इमेज लगी हुई है, इसी को आप वाइट डेज़लिंग फ्लेम बोलते हैं। ओके, सो यही है आपका एग्जांपल वाइट डेज़लिंग फ्लेम का। तो जब भी मैग्नीशियम बर्न करेगा तो वो इस तरीके से एक फिनोमेना शो करेगा। ओके, तो इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन हम इस तरह से लिखते हैं, ये बेसिकली आपका एक तरीका है एक रिएक्शन को प्रेजेंट करने का। मैग्नीशियम Mg मीन्स मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। O2 का मतलब है ऑक्सीजन, आई गेस आप सबको पता होगा ऑक्सीजन, इसी को ऑक्सीजन बोलते हैं, राइट? सो O2 का मतलब है ऑक्सीजन, एंड इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कि हमारा सब्सटेंस था। तो पहले हमारे पास मैग्नीशियम था और अब हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बिल्कुल ही एक नई चीज़ मिल गई है, राइट? तो इसीलिए हम इसे एक क्या कंसिडर कर सकते हैं, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार कि हम ये कैसे पता करेंगे कि यार ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। इट इज़ अ इट इज़ अ डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर फॉर अ टेंडर एज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यार हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक जो रिएक्शन हो रही है वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब हम ये चीज़ कैसे पता करेंगे? ओके, सो पहले ऊपर ये जो स्टेटमेंट लिखी है, व्हाइट डेज़लिंग फ्लेम चेंज इनटू द व्हाइट पाउडर, पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चीज़ मैंने अभी आपको बता दी है। ओके, सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे इधर आप देख सकते हैं। ये है इंडिकेशंस कि भैया एक जो रिएक्शन है, एक जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कब बोल सकते हैं, राइट? सो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। इस अगर ये चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि यार केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, सबसे पहला इंडिकेशन यही है कि चेंज इन स्टेट। अब स्टेट क्या होता है? ठीक है, स्टेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, एसएसटी वाला स्टेट नहीं, साइंस वाला स्टेट। 3 प्रकार के स्टेट्स होते हैं, राइट? हर एक ऑब्जेक्ट 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। एक टाइप की और स्टेट होती है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, वो अभी आपको नहीं पढ़ना, ठीक है? तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस आपकी क्या हैं? 3 स्टेट्स हैं। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो गया, तो हम उसे एक केमिकल रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में था और रिएक्शन के बाद वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया या फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो हम ये बोलेंगे कि यार ये जो हुआ है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। सेकंड इंडिकेटर है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब ये है कि रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद अगर अगर आपका बीकर या फिर आपका जो सब्सटेंस है उसका कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज आपको देखने को मिलता है, तब इसका ये मतलब है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। साथ ही साथ एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन गैस का मतलब कि आपने रिएक्शन परफॉर्म करी और एक स्पेसिफिक टाइप की गैस रिलीज हो रही है उसमें से, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। और फोर्थ पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब यही है कि आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या तो बढ़ रहा है रिएक्शन के बाद या तो घट रहा है। तो ये 4 इंडिकेटर्स हैं जिससे पता लगता है कि यार ये जो हो रहा है ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने आपकी एक एक्टिविटी कवर करवा दी, एक्टिविटी 1.1, ठीक है? अब हम एक्टिविटी 1.2 फिनिश करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं एक दूसरे से, और हम उसके ऑब्जर्वेशंस को नोट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कैसे हम मतलब क्या हमें देखने को मिलता है। ओके, सो अब सवाल उठता है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार एक फार्मूला कैसे बनाते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल मैंने बोला लेड नाइट्रेट, तो आपको पता होना चाहिए यार इसका फार्मूला कैसे बनता है। तो क्लास 9th तक आपने ये चीज़ पढ़ ली है कि यार हर एक स्पेसिफिक एलिमेंट का क्या सिंबल होता है, राइट? लेड का सिंबल Pb होता है, आयरन का सिंबल Fe होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, राइट? O होता है, सॉरी। सो ये सब चीज़ें आपने 9th में पढ़ चुके हैं, राइट? और ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है?
तो आपको हर एक एलिमेंट का, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी चीज़ बोली, लेड नाइट्रेट बोला, पोटेशियम आयोडाइड बोला, है ना, कैल्शियम सल्फेट बोला, है ना, कुछ भी बोला मैंने, ठीक, कोई भी मैंने केमिकल कंपाउंड बोला, कोई भी मॉलिक्यूल बोला, तो उसका फार्मूला आपको बनाना आना चाहिए, और वो आप तभी बना पाओगे जब आपको हर एक एलिमेंट का फार्मूला पता होगा। तो लेड का फार्मूला अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आप कैसे बना सकते हैं। लेड का फार्मूला होता है Pb, राइट। नाइट्रेट का मतलब होता है NO3, ठीक है। सो जब ये दो आप चीज़ें लिख लोगे, तो इन दोनों के आपको क्या पता होना चाहिए, वैलेंसीज। आपको फार्मूलाज तो पता है, अब आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए। तो Pb जो होता है, जो लेड होता है, उसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। ये शायद आप पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़ा है तो आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ जाएंगे, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा इक्वेशंस लिखेंगे तो आपको याद होने लग जाएगा कि लेड को ये बोलते हैं, इनकी वैलेंसी ये होती है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी वैलेंसीज तो आपको पता ही होनी चाहिए। मैं उसकी एक PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, सो नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1 और Pb की वैलेंसी होती है 2। जब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, PbNO3, और इनकी जो वैलेंसीज है इनको इंटरचेंज कर देंगे। ओके, क्या बोला मैंने, अगर अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा Pb, राइट। ये क्योंकि यहाँ Pb लिखा हुआ है, Pb के आगे मैं लिख दूंगा वो वैलेंसी, क्या लिख सकता हूँ मैं, Pb के आगे मैं वो NO3 की वैलेंसी लिख दूंगा, Pb के आगे मैं NO3 की वैलेंसी लिख दूंगा। ओके, और फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाकर मैं NO3 के आगे Pb की वैलेंसी लिख दूंगा। दिस इज योर फार्मूला। ओके, और आपको, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। Pb1 लिखूं या Pb कुछ नहीं लिखूं, इस दोनों में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स का फार्मूला डिराइव कर सकते हो। ओके, और अगर आपको भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो धीरे धीरे आप इस चीज़ को सीख जाओगे। ओके, सो अभी हम इस एक्टिविटी को समझते हैं, 1.2 एक्टिविटी को। तो इसमें हमने किया क्या है, हमने लिया है लेड नाइट्रेट और लिया है पोटेशियम आयोडाइड। दोनों ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इन दोनों को लेंगे, और हमने इस एक्टिविटी में दोनों को क्या कर दिया है, एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया है। ओके, सो इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक है लेड आयोडाइड और एक है पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, इनके फार्मूलाज आप ऊपर देख सकते हैं। लेड नाइट्रेट को PbNO3 होल ट्वाइस बोलेंगे, पोटेशियम आयोडाइड को Ki बोलेंगे, ठीक है। लेड आयोडाइड को लेड आयोडाइड सॉरी लेड आयोडाइड को हम PbI2 बोलेंगे, और पोटेशियम नाइट्रेट को KNO3 बोलेंगे, राइट। अब हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि यार इस रिएक्शन के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले ही बात, तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि ये जो रिएक्शन है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आप धीरे इसी चैप्टर में आगे जानोगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अभी आप जान लो कि ये रिएक्शन एक तरीके का एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डोंट वरी, हम इसे कनेक्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ये है कि जब आप इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे ना, तो जो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, क्या होगा, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। बेसिकली बीकर का कलर चेंज हो जाएगा येलो से। दोनों ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस हैं, जैसे ही रिएक्ट करेंगे येलो कलर आपको देखने को मिलेगा। सॉरी। ओके, सो सेकंड ऑब्जर्वेशन यही है कि जब आप रिएक्ट करेंगे तो आपको एक येलोइश कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। येलोइश कलर का क्या फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, और थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो येलोइश सॉलिड है ये एक्चुअल में है क्या, ये है लेड आयोडाइड। अभी आपने जो यहाँ पे देखा था, ये जो चीज़ है यही है आपकी लेड आयोडाइड, राइट, PbI2। यही चीज़ फॉर्म हुई है, ठीक है, नीचे की तरफ, और इसी का कलर येलोइश कलर है। ओके, सो यही चीज़ फॉर्म होती है। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये है कि यार जब आप इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो फॉर्म होगा पोटेशियम नाइट्रेट, इसके साथ साथ लेड आयोडाइड। ओके, नाउ अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पर बढ़ते हैं। इसमें ये जो एक्टिविटी थी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की, इसमें हमने मेन बातें कर लेते हैं। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेंगे तो आपका लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। ओके, इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऑब्जर्वेशंस में ये है कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे तो बीकर का जो टेस्ट ट्यूब होगा, जो भी आप लोगे, उसका कलर येलोइश हो जाएगा। एक येलोइश कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जो कि होगा लेड आयोडाइड। ओके।
ओके, सो ये एक्टिविटी फिनिश हो गई, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, कलर का चेंज हो रहा है, चेंज इन कलर परफॉर्म हो रहा है। पहले बिल्कुल कलरलेस था सॉल्यूशन, रिएक्शन के बाद आपको येलोइश कलर देखने को मिला। तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, ये सभी हम केमिकल रिएक्शंस ही देख रहे हैं। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच हैज़ अ चेंज इन कलर, व्हिच ऑब्जर्व हैज़ चेंज इन कलर। ठीक है, तो इसमें मतलब आपसे अगर कोई केमिकल रिएक्शन पूछी जाती है जिसमें चेंज इन कलर परफॉर्म हो रहा है, तो आप लेड नाइट्रेट का नाम ले सकते हैं। ठीक है, मैं तो आपको रेफर करूंगा कि हर एक टाइप का आप दो दो रिएक्शंस याद रख लीजिए, कि चेंज इन स्टेट के दो रिएक्शंस याद रख लीजिए, चेंज इन कलर के दो रिएक्शंस याद कर लीजिए। ठीक है, सो वो बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे। अब एक्टिविटी 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.3 है जिंक विद HCl की। जिंक को हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया। ओके, ओके, तो इसमें सबसे पहले आप रिएक्शन देख लीजिए। जिंक को हम लिखते हैं Zn, और Zn रिएक्टेड विद HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपका फॉर्म होगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये चीज़ आपकी बनने वाली, ये आपका पूरा कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने आपको इक्वेशन के थ्रू बता दिया। अब हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं इस इमेज की मदद से। हमने क्या लिया है, यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क लिया है। ओके, क्या लिया है, कॉनिकल फ्लास्क लिया है। उसके अंदर हमने डाल दिया कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक क्या है भैया, जिंक मेटल है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, जिंक एक तरीके का मेटल है जिससे हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को पुट इन किया, और फिर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl एसिड डाल दिया। ओके, जब ये जिंक ग्रैन्यूल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl रिएक्ट करेगा तब हमारी एक गैस रिलीज होगी विच इज़ हाइड्रोजन गैस। ओके, क्या रिलीज होने वाला है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाला है। और आपका और एक तरीके का प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा पूरी के पूरे सोल्यूशन में। अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ जिंक को और इसके साथ साथ HCl को मिलाया है, मतलब जिंक और HCl का रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे। H2SO4 को आप भूल जाइए। ठीक है, हमने सिर्फ जिंक और HCl को रिएक्ट करवा रहे हैं। इन दोनों के रिएक्शन से आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो है ZnCl2, इसका मतलब होता है जिंक क्लोराइड। ओके, और फिर दूसरी चीज़ आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है। सो अब सवाल उठता है ZnCl2 कहाँ बैठेगा। ZnCl2 आपको बॉटम में मिल जाएगा पूरे के पूरे सोल्यूशन में ही। और ये जो कॉनिकल फ्लास्क होगा, इस इधर ऊपर से एक गैस निकलने वाली है। ये जो गैस होगी इसी को हम हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। अब सवाल उठता है, यार ये हाइड्रोजन गैस है, ये हमें कैसे पता लग रहा है। इसके लिए हम पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। पॉप साउंड, पॉप साउंड क्या होता है, जब भी हमें पता करना होता है कि जो एक गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी गैस है, तो उसके लिए अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। तो हाइड्रोजन गैस के लिए इंडिकेटर है कि जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और अगर हम उस हाइड्रोजन गैस के पास कुछ बर्निंग सब्सटेंस ले गए, फॉर एग्जांपल के लिए मैच स्टिक ले गए या फिर कुछ भी जलता हुआ कोई सब्सटेंस ले गए, तो वो एक पॉप साउंड क्रिएट करता है। ओके, इट विल क्रिएट अ पॉप साउंड। सो वो एक एग्जाम्पल होता है वो ये चीज़ का, कि यार एक मतलब ये जो गैस इवॉल्व हो रही है वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इस रिएक्शन में भी बहुत इजी सी रिएक्शन है। ठीक है, Zn विच इज़ अ मेटल रिएक्टेड विद HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और जिंक क्लोराइड बना रहा है, और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये 2 क्या लिखा हुआ है, HCl के आगे 2 क्या लिखा हुआ है। ये बैलेंसिंग का पार्ट है, अभी आपको इसे नहीं जानना, मैं थोड़ी देर में आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि यार क्या है बैलेंसिंग, कैसे करते हैं, राइट। ओके, सो आई गेस आपको, आई होप ये जो रिएक्शन है आपको ढंग से समझ में आ गया। ओके, अब हम इसके ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिलेगा आपको, एवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब मैंने आपको बताया ना, अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है इसका मतलब क्या है, वो एक केमिकल रिएक्शन है। सेकंड थिंग क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। जब आप ये परफॉर्म करोगे तो जो फ्लास्क का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, राइट, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि यार ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती हो। ओके, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट निकल रही हो बीकर में से या फिर फ्लास्क में से, तब हम उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं, राइट। और अगर इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो
जो फ्लास्क है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट रिलीज हो रही है, तो इसलिए ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दो इंडिकेटर्स देख सकते हैं आप सेटिस्फाई हो रहे हैं। एक तो एवोल्यूशन ऑफ गैस परफॉर्म हो रहा है, इसके साथ साथ चेंजिंग टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ थी जो मैंने आपको बता दी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ केमिकल इक्वेशंस। ओके, so when magnesium ribbon is burned in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction sentence is quite long. Okay, हमने अभी अभी देखा कि मैग्नीशियम रिबन को मैंने बर्न करा, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लग रहा आपको? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नीशियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, बड़ा लंबा है ये। तो इसको कुछ शॉर्ट बनाते हैं, मतलब इसको लिखने का एक कंसाइज तरीका होना चाहिए जिससे हम एक इक्वेशन को, एक केमिकल इक्वेशन को ढंग से प्रेजेंट कर सके, राइट। सॉरी। सो सबसे पहला मेथड है वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन का मतलब ये है कि हम जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम वर्ड्स की मदद से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा मैग्नीशियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको मैं पूरा लिखूं, पूरा वर्ड टू वर्ड, मैंने लिखा मैग्नीशियम, है ना, मैंने पूरा का पूरा वर्ड लिखा, मैग्नीशियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बड़े लंबा सा हो गया, राइट। इसमें अगर हम बड़ी बड़ी रिएक्शंस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाएगा अगर हमने ऐसे लिखना शुरू कर दिया तो। सो ये भी एक तरीका होता है इक्वेशंस को प्रेजेंट करने का, बट हम ये वाला मेथड हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक नया मेथड यूज़ कर रहे होंगे, वो होता है केमिकल रिएक्शन मेथड, मतलब जो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं एक रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, मैं ये जो भी चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, मैग्नीशियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, मैग्नीशियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये किसका एग्जांपल है? ये आपका एक वर्ड इक्वेशन का एग्जांपल है। किसका है एग्जांपल? ये वर्ड इक्वेशन का एग्जांपल है। ओके, अब आप इस इक्वेशन को ढंग से देखिए। आप इसके दो पार्ट हैं, एक है HCl, ठीक है, और एक है RHS, राइट। इसके दो पार्ट हैं। तो अब इससे क्या मेरा मतलब है, एक एक रिएक्शन को जब भी हम लिखते हैं वर्ड इक्वेशन या फिर नॉर्मल इक्वेशन फॉर्मेट में, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, LHS और RHS, और इन LHS और RHS हम ये पता करते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, द सब्सटेंस दैट अंडरगोस केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड आर द रिएक्टेंट्स। वो चीज़ें जो जिनके साथ रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल चेंज के अंदर, तो वो जो चीज़ें होती है, वो जो सब्सटेंस होते हैं, उन सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, राइट। मतलब अगर समझ लीजिए 5-6 चीज़ें हैं, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो जो चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हैं, जिनके साथ केमिकल चेंज परफॉर्म हो रहा है, उन सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ओके, ये जो LHS में लिखा हुआ है, ये मैग्नीशियम और ऑक्साइड, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये आपके क्या हैं, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। ओके, नाउ द न्यू सब्सटेंस इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज अ प्रोडक्ट। और जो चीज़ फॉर्म होती है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो फॉर्म होने वाली हैं, उन चीज़ों को जो जो जब भी एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा तो जो चीज़ फॉर्म होने वाली है, जो प्रोडक्ट बनने वाला है, उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए इस केस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करे और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब LHS जो रिएक्टेंट्स हैं वो LHS में लिखे जाते हैं प्लस साइंस के साथ, और सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम RHS में लिखते हैं प्लस साइंस के साथ। ओके, और जो एरो है वो ये चीज़ दिखाता है कि मतलब रिएक्टेंट्स मिला करके क्या बन रहा है, राइट। मतलब द एरो अहेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये जो एरो होता है या ये पॉइंट करता है प्रोडक्ट की तरफ और ये दिखाता है कि रिएक्शन होने के बाद क्या चीज़ फॉर्म हुई है, क्या चीज़ बनी है। ओके, सो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे इधर का, मतलब अभी तक का, कि जो LHS होता है इक्वेशन का, वहाँ पर आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके
एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे होते हैं, और जो चीज़ बनती है रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ फॉर्म होने वाली है, उसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। प्रोडक्ट हमेशा आरएचएस में होता है, रिएक्टेंट्स हमेशा एलएचएस में होते हैं। और एलएचएस के अंदर हम रिएक्टेंट्स को एक प्लस साइन के साथ एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लस साइन लिखा हुआ है, राइट। सो ये प्लस साइन की मदद से हम ये दिखाते हैं कि ये दोनों चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और सेम जो आरएचएस होता है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर कोई नई चीज़ फॉर्म हो रही है तब उनके बीच में हम प्लस का साइन दिखाते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर भी हमारे पास एक एग्जांपल है HCl और NaOH का। HCl एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस होता है। ओके, आई होप आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में एसिड बेस क्या होता है, राइट। सो HCl एक एसिड है और NaOH एक बेस है। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और दो चीज़ें फॉर्म कर रहे हैं, NaCl और H2O। NaCl क्या होता है? NaCl एक सॉल्ट है, जो टेबल सॉल्ट होता है, नमक जो हम डेली खाते हैं, NaCl। और दूसरी चीज़ फॉर्म हो रही है H2O मतलब पानी, आपको पता ही होगा। सो जो LHS में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। HCl और NaOH हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, और जो NaCl है और H2O है वो हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। ओके, ये जो एरो है ये डायरेक्शन शो कर रहा है रिएक्शन की। मैंने अभी अभी आपको बताया कि एरो का क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। ओके, सो आई होप आप इस पॉइंट तक चीज़ों को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। एक केमिकल इक्वेशन को आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो, अगर आप वर्ड्स का इस्तेमाल ना करो, उनकी जगह सिंबल्स का इस्तेमाल करो, केमिकल फार्मूलाज का इस्तेमाल करो। तब एक इक्वेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा कंसाइज बन सकती है, ज़्यादा छोटी, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा यूज़फुल बन सकती है केमिकल इक्वेशन। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी हमने जो परफॉर्म किया था, रिएक्शन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही सेम चीज़ को हमने हमने इस फॉर्मेट में लिखा है, केमिकल इक्वेशन फॉर्मेट में लिखा है। आप देख सकते हैं Mg मतलब मैग्नीशियम रिएक्टेड विद O2 मतलब ऑक्सीजन गिव्स अस MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक तरीका है लिखने का, एक तरीका है केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्रेस करने का। ओके, now count and compare the number of atom of each element on the LHS and RHS of the arrow. Is the number of atom of each element the same on the both sides? If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not same on the both side of the equation. Such a chemical equation is skeletal chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for burning magnesium in air. अब इस चीज़ को समझते हैं, राइट। ये बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, बैलेंसिंग की यहाँ पे बात हो रही है। अ, हम आपने क्लास 9th में बैलेंसिंग के बारे में पढ़ा होगा, और आपने क्लास 9th में शायद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुना होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। और ये लॉ किसने दिया था? एंटिनो एल लेविस्टर में दिया था, राइट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो केमिस्ट्री की दुनिया में। ओके, तो ये कहता क्या है लॉ? ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है ना, तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होने से पहले जितना वेट था सब्सटेंसेस का, राइट, जितना वेट था, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को हमने रिएक्ट करा समथिंग HCl के साथ, तो रिएक्शन से पहले जितना वेट था ना एलिमेंट्स का, जितनी भी चीज़ें उन सब का, उनका वेट रिएक्शन के बाद उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मैग्नीशियम को सॉरी मैग्नीशियम मैंने 5 ग्राम लिया है और HCl मैंने 10 ग्राम लिया है, दोनों को रिएक्ट करवाया है, और फिर रिएक्ट करके हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसका भी वेट 15 ग्राम्स होना चाहिए। तो जितना वेट LHS में है उतना ही वेट RHS में होना चाहिए। ये चीज़ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कभी कभार जब आप एक केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो वो बैलेंस्ड नहीं होती। बैलेंस नहीं होती का क्या मतलब है? बैलेंस नहीं होती का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं। फॉर एग्जांपल LHS में कुछ नंबर ऑफ एटम्स हैं, RHS में कुछ और नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। LHS में मान लीजिए 5 एटम है और RHS में कम एटम्स हैं, 2 एटम है। तो ये जो
चीज़ है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रही, राइट? एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इस चीज़ से फॉर्म हो रही है, तो इस वजह से ये एक चिंता का विषय है। तो हमें एक केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लॉ को कंज़र्व रखने के लिए। लॉ कभी नहीं टूट सकता, मतलब टूट सकता है, लेकिन लॉ जो है अभी जिस भी क्लास में आप हो, क्लास 10th में, अभी तक तो लॉज़ नहीं टूटेंगे, 11th-12th में लॉज़ टूटने शुरू हो जाएँगे। ओके, सो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको आप तोड़ नहीं सकते, अभी आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको मिलेगी, कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको मिलेगी, तो उसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। ओके, सो कोई भी इक्वेशन जो बैलेंस्ड नहीं होती है उसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, राइट? स्केलेटल बोलते हैं, यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, और ये आप पता कैसे करोगे कि एक चीज़ स्केलेटल है, मतलब एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी है? इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स गिनने हैं। एलएचएस, आप इसी रिएक्शन को देख लीजिए, एलएचएस है मेरे पास यहाँ पे आरएचएस है, राइट? एलएचएस में आप देख लीजिए मैग्नीशियम का सिर्फ एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम है, इसका मतलब यहाँ पे तीन एटम्स है, राइट? और जो आरएचएस है, वहाँ वहाँ कितने एटम है? एक दो, सिर्फ और सिर्फ दो एटम्स है। सो आप देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ नहीं फॉलो हो रहा है, राइट? मतलब यहाँ पर एलएचएस में सिर्फ यहाँ पे तीन आइटम है और यहाँ पे दो है, तो इसका मतलब ये है कि यार ये फॉलो नहीं हो रहा है केमिकल ये लॉ, तो जिस वजह से ये एक स्केलेटल इक्वेशन कहलाएगी और इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में समझेंगे कैसे बैलेंसिंग होती है। ओके, आई गेस इतना तक समझ में आ गया सबको। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, इसके बारे में आप समझते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, राइट? यहाँ पे वही है जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की उसके बारे में लिखा है, इसको समझता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखा है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये चीज़ आप जानते होंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही बन सकता है, ना ही उसे आप ख़त्म कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आप जितना भी रिएक्शन से पहले जितना मास होता है रिएक्टेंट्स का, उतना ही मास बाद में रहना चाहिए, रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास रहना चाहिए प्रोडक्ट्स का। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर प्रोडक्ट का वेट 5 ग्राम है, तो रिएक्शन के बाद जो हमारा वो है, जो हमारे एलिमेंट्स है, जितने भी चीज़ों को हमने रिएक्ट करवाया उनका वेट 5 ग्राम है, तो रिएक्शन के बाद भी 5 ग्राम ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 ग्राम से ज़्यादा हो गया या 5 ग्राम से कम हो गया, राइट? ओके गाइज, अगर आपको आवाज़ आ रही है बाहर से तो उसे इग्नोर कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ लिया। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ओके, सो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट का वो सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इसी रीज़न की वजह से हमें हर एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल होते हैं, एलएचएस में भी आरएचएस में भी। एग्जाम्पल हम हमारे पास इस चीज़ का है, मतलब इस रिएक्शन का है। यहाँ पे लिखा हुआ है ZnSO4 रिएक्टेड विद मतलब सॉरी जिंक रिएक्टेड विद H2SO4, और ये दोनों रिएक्ट करके ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहे हैं, राइट? ओके। अभी ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एक अभी नॉर्मल फॉर्मेट में लिखी हुई है, इसके बारे में आपको पता होगा कि इसको कैसे लिखते हैं, राइट? अभी हम सीखने वाले हैं कि यार कैसे हम एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, राइट? व्हाट इज द मेथड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? धीरे धीरे समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं कि यार एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले तो कुछ रूल्स हैं, दो रूल्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रूल। रूल नंबर वन ये है कि वी कैन ओनली मल्टीप्लाई नंबर्स टू बैलेंस देम। हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के अंदर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। ऐसा नहीं कर सकते हम कि दो नंबर ऐड कर लिया, 7 नंबर सब्सट्रैक्ट कर लिया। ऐड सब्सट्रैक्ट डिवीजन ये सब काम नहीं करता बैलेंसिंग में। अगर आपको किसी चीज़ को, किसी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आपको नंबर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। यही आपके पास शक्ति है, राइट? सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो,
मल्टीप्लाई कर सकते हो। और सेकंड बात क्या है, वी कैन नॉट रिड्यूस द नंबर ऑफ एटम फ्रॉम अ केमिकल इक्वेशन। हम नंबर ऑफ एटम को रिड्यूस नहीं कर सकते एक केमिकल रिएक्शन से, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 एटम्स थे किसी रिएक्शन में, आपने उसे घटा करके 3 कर दिए, तो ये चीज़ भी नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंसिंग परफॉर्म करेंगे। As the number of atom of each element is the same on the both side of the arrow, it is balanced chemical equation। जैसे ही number of atoms LHS में और RHS में सेम हो जाएंगे, तब हम ये बोलेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। मतलब क्या है मेरी इस बात का, समझते हैं। ओके यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन दे रखा है, Fe reacted with H2O, H2O, इन दोनों का रिएक्शन से आपको क्या देखने को मिलने वाला है, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा Fe3O4, Fe3O4 और इसके साथ हाइड्रोजन गैस। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या है, अनबैलेंस्ड है, राइट। मतलब ये स्केलेटल इक्वेशन है अभी, ठीक है। क्या है ये, स्केलेटल इक्वेशन है अभी। मुझे इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे होगा, जब LHS में नंबर ऑफ एटम जितने LHS में नंबर ऑफ एटम है उतने ही नंबर ऑफ एटम अगर RHS में हो जाए, तब हम ये बोलेंगे कि यार क्या हुआ है, तब हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस कहलाएगी, ठीक है। समझ में आया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने एटम LHS में हैं उतने ही एटम आपके RHS में होने चाहिए अगर आपको बैलेंस करना है तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसको ढंग से समझिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। ओके जस्ट अ मिनट। ओके ओके तो हमारे पास ये रही इक्वेशन, तब हम इसे करेंगे बैलेंस। तो सबसे पहले हम करते क्या है इसमें, हम करते कुछ नहीं है। हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको आपको वैसे कर, अभी आप वैसे ही करोगे क्योंकि आप अभी नए हो बैलेंसिंग से। धीरे धीरे आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकोगे। तो एलिमेंट्स में हमारे पास है Fe, ठीक है, मतलब आयरन। हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। हमारे पास आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, राइट। अब हम लिखेंगे LHS और RHS। ये क्यों किया मैंने, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Fe के LHS में कितने एटम है, मतलब LHS में कितने एटम है आयरन के, ओके, और RHS में कितने एटम है, बस। तो आयरन के LHS में एटम है 1, सिर्फ और सिर्फ एक एटम है यहाँ पे, और RHS में एटम है 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, राइट। सो यहाँ पे RHS में आयरन के 3 एटम्स हैं, और हाइड्रोजन के LHS में कितने हैं, 2 एटम्स हैं, और RHS में भी 2 ही एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 LHS में, और RHS में है 4। ओके अब मुझे सबको एक जैसा करना है, मतलब अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो इसको भी 3 करना है, यहाँ पे 2 लिखा है यहाँ पे इसको भी 2 करना है, मतलब नंबर सेम नंबर होना चाहिए, तब हम बोल सकेंगे कि ये मेरी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। ओके सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई किसी एक चीज़ को पकड़ेंगे और उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पकड़ते हैं आयरन को, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले आयरन को पकड़ लिया। अब हम पहले करेंगे आयरन को बैलेंस। कैसे करेंगे आयरन को बैलेंस, मैंने अभी आपको बताया सिर्फ और सिर्फ हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन के अंदर उनको बैलेंस करने के लिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, LHS के अंदर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। LHS के अंदर मैंने क्या बोला, हम हम क्या करेंगे, हम 3 ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैंने क्या करा यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दिया 3, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दिया 3, और मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा 3, ठीक है। अभी ये जो कोफिशिएंट है, जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक एलिमेंट से, तो हम उसके आगे उसे लिख देते हैं, ठीक है। Fe के आगे मैंने 3 को लिख दिया, ओके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स है LHS में और RHS में इक्वल हो गए, मतलब LHS में आयरन के एटम है 3, ठीक है, और RHS में भी एटम है 3। तो ये चीज़ तो सॉर्ट हो गई, मतलब आयरन हमारा सॉर्टेड हो गया।
अब हम आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन का नंबर्स पहले से ही सेम है, मतलब हमें हमें कितने चाहिए थे, हमें 2 एटम चाहिए थे LHS में और 2 ही एटम हमें चाहिए थे RHS में, तो दोनों एकदम बढ़िया है, एकदम बैलेंस हो गया। अब प्रॉब्लम आती है ऑक्सीजन की, ठीक है। अब हमें करना है क्या, ऑक्सीजन को बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या हो रखा है, LHS में सिर्फ 1 है और RHS में 4 है। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि यार ये बैलेंस हो जाए, राइट। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये बैलेंस हो जाए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं जहाँ पे भी कम दिख रहा है ना आपको, फॉर एग्जांपल LHS में सिर्फ और सिर्फ 1 एटम है और RHS में 4 एटम है, राइट। हम क्या करेंगे, LHS के अंदर का जो ऑक्सीजन है उसको थोड़ा सा ढंग से ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं H2O लिखा हुआ है, ये एक क्या है, ये एक मॉलिक्यूल बना हुआ है यहाँ पे पानी का, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ऑक्सीजन के आगे मैंने 4 लिख दिया, ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कि मैंने ऑक्सीजन के आगे 4 लिख दिया, बहुत बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है। ओके। सो अगर आपको ऐसे बैलेंस करना है ना, तो इसमें आपको 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी के पूरे मॉलिक्यूल के साथ। क्या बोला मैंने, मुझे अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन सेम करने हैं LHS में और RHS में, तो मैं LHS में नंबर ऑफ एटम्स कम है ऑक्सीजन के, तो वहाँ मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे मॉलिक्यूल के साथ। दोबारा बताता हूँ, मेरे पास H2O था, राइट। और मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, वाटर पहले से ही बैलेंस था, लेकिन मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन के सामने मैं कोई कोफिशिएंट नहीं लगा सकता, मतलब यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया या फिर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। मेरी इक्वेशन बिल्कुल गलत मानी जाएगी। तो इस इंस्टेड हम करते क्या है, हम पूरी के पूरे मॉलिक्यूल के आगे नंबर्स को ऐड करते हैं, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के आगे हम क्या करते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 4 को पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ पूरे के पूरे जो फॉर्मूला है उससे मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, ओके। तो अगर मैंने H2O में 4 मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब क्या है, मैंने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ भी छेड़खानी करी है, ठीक है। तो अब मेरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने पूरे मॉलिक्यूल के साथ क्या किया है, 4 को मल्टीप्लाई किया है। तो हाइड्रोजन का नंबर बन जाएगा 8। अभी 8 कैसे बना, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। हाइड्रोजन के आगे 2 लगा है, राइट, और यहाँ पे मैंने 4 कोफिशिएंट को ऐड किया है, तो 4 को मैं 2 के साथ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। और जब भी मैंने मल्टीप्लाई करूँगा ना मल्टीप्लाई करूँगा और जो नंबर आएगा वो मेरा नंबर ऑफ एटम बन जाएगा, मतलब अभी हाइड्रोजन के LHS में कितने एटम है, 8 एटम्स हैं। आई होप आपको ये इम्पोर्टेंट बात समझ में आ गई होगी, राइट। मतलब सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है यहाँ पे नंबर से रिलेटेड, LHS में जितने नंबर था हाइड्रोजन का उससे थोड़ा मैंने बस नंबर नंबर में थोड़ा सा डिफरेंसेस किया। अब इससे हुआ क्या, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बढ़ गया, ठीक है। हाइड्रोजन का नंबर चेंज हुआ, पहले 2 था और अब 8 हो गया है। और अब जब मैंने पूरे पूरे मॉलिक्यूल के साथ 4 मल्टीप्लाई किया तो अब ऑक्सीजन का नंबर भी बढ़ गया है, वो 4 हो गया है। ओके। अब आप देख सकते हैं ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब इम्बैलेंस हो गया, है ना। मतलब LHS में 8 एटम है और RHS में 2 एटम है, ये चीज़ तो अनबैलेंस हो गई, है ना। अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको बैलेंस करते हैं। अब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए हैं 8, ठीक है, और यहाँ पे RHS में नंबर ऑफ एटम हो गए हैं 2। आपको कहाँ टारगेट करना है, आपको वहाँ टारगेट करना है जहाँ नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं, ठीक है। जैसे अभी RHS में नंबर ऑफ एटम कम है, तो वहाँ पे मैं टारगेट करूँगा। क्या करूँगा मैं यहाँ पे 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, राइट। वैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने यहाँ 5 मल्टीप्लाई किया था तो मैंने यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई कर दिया। आपको नंबर समझना है, राइट। यहाँ पे मैंने 4 मल्टीप्लाई किया और 4 टाइम्स 2 8 बन गया, मतलब मेरे हाइड्रोजन के एटम 8 हो गए। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि 2 नंबर में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 8 बन जाए, राइट। 2 नंबर में
मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 8 बन जाए, राइट? तो मुझे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तभी तो मेरा 8 बनेगा। तो मैंने उस 4 नंबर को बस पूरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रख दिया। इसका मतलब ये है कि पूरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करके मेरा कितना नंबर बन गया हाइड्रोजन का 8। तो मतलब आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें बैलेंस हो गई, राइट? जो नंबर ऑफ आयरन्स था, मतलब आयरन एटम्स थे, वो भी बैलेंस हो गए। एलएचएस में 3 है, आरएचएस में भी 3 है, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। एलएचएस में 8 एटम है और आरएचएस में भी 8 एटम है, ये भी बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन जो है वो भी बैलेंस हो गया। तो अब ये आपकी हो गई है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको लिख देते हैं ढंग से। इसको आप लिखोगे 3Fe plus 4H2O gives us Fe3O4 plus 4H2। ये आपकी है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कंग्रेचुलेशंस, आपने सीख लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप दोबारा इस पार्ट को देख सकते हैं, ठीक है? और फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट अलग वीडियो बना दूंगा ढंग से समझाते हुए, राइट? कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको वहाँ टारगेट करना है जहाँ नंबर ऑफ एटम्स कम है, ठीक है? आपको पहले नंबर ऑफ एटम्स लिख लेना है, पहले एलिमेंट्स लिख लीजिए, फिर एलएचएस लिखिए, फिर आरएचएस लिखिए, और हर एक एलिमेंट का जितना नंबर है इक्वेशन के अंदर उसे लिख लीजिए। एलएचएस में कितने नंबर हैं आयरन के, और आरएचएस में कितने नंबर है आयरन के, राइट? कितने एटम्स हैं आयरन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, या फिर जो भी एलिमेंट आपको दे रखा है। ओके, फिर आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है। आपको टारगेट करना है उस साइड को जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ एटम सिर्फ 1 था, यहाँ पे हाइड्रोजन का 3 था, तो मुझे यहाँ पे टारगेट किया, ठीक है? मैंने एलएचएस में टारगेट किया, ठीक है? अब दिमाग लगाइए, 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि 3 आ जाए? 1 में मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा ना, तभी तो 3 आएगा, ठीक है? ये बस आपको ये चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के कितने थे? 2, और यहाँ पे भी 2 थे, तो इसको थोड़ी देर के लिए हमने क्या रखा, ये चीज़ तो पहले से ही बैलेंस थी तो उसको हमने छोड़ दिया। अब हम थर्ड पे आए, थर्ड था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा था, एलएचएस में सिर्फ 1 एटम था और आरएचएस में 4 एटम थे। अब इसको करना था बैलेंस, तब इसको कैसे करते? यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने को मिली कि आप अगर कोई मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन लिखा, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2O लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे किसी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानी अभी-अभी, ठीक है? ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी, अगर कोई भी एलिमेंट कम पड़ रहा है तो उसके आगे आप कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। या नहीं 5 डाल सकता हूँ, नहीं मैं यहाँ पे यहाँ 6 डाल सकता हूँ, कोई नंबर नहीं डाल सकता मैं यहाँ पे। अगर मुझे नंबर बढ़ाना है ऑक्सीजन का, तो मुझे कोफिशिएंट में ही मल्टीप्लाई, मतलब पूरे मॉलिक्यूल को ही उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे कितना बनाना है, इसे 4 बनाना है ऑक्सीजन को, तो मुझे पूरे मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब मैं ऐसा करूँगा तो हाइड्रोजन का नंबर भी चेंज होगा और ऑक्सीजन का नंबर भी चेंज होगा, ठीक है? तो मैंने ऐसा करा तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, एलएचएस में भी उतने नंबर हो गया, आरएचएस में भी उतना नंबर हो गया, लेकिन हाइड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बिगड़ गया। अब एलएचएस में कितने हो गए नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 8। पहले 2 थे और अब 8 हो गए, राइट? 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ओके? ये क्या है आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ओके? ये आपका एलएचएस में हुआ, ठीक है? तो और आरएचएस में भी, आरएचएस में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने एटम थे। यहाँ पे सिर्फ 2 एटम था, तो मैंने यहाँ पे भी हाइड्रोजन में 4 मल्टीप्लाई करा, और यहाँ पे भी नंबर 8 मिल गया मुझे, यहाँ पे भी नंबर 8 मिल गया, और पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, सॉर्टेड। इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझते चले जाएंगे, ठीक है? ओके, सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आए, मैं दोबारा बोलता हूँ, आप सजेस्ट करूँगा दोबारा देखिए इस चीज़ को, ठीक है? और अगर कोई और प्रॉब्लम है तो मैं इस पे एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। ओके, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। जब भी हमें जब भी हम ऐसी कोई इक्वेशन लिखते हैं तो हमें सिंबल लगाने ज़रूरी नहीं होते। मतलब जैसे मान लीजिए अभी इसी चीज़ की, इसी जो इक्वेशन हमने लिखी, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास, हमने किसको किसको रिएक्ट करवाया, हमने वाटर को रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ और Fe3O4 बना, राइट? Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस, Fe3O4। तो इसी का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। Fe रिएक्टेड विद H2O, एक मिनट,
Fe reacted with H2O gives you Fe3O4 प्लस में H2 गैस, राइट। इसको बैलेंस जैसे मैंने किया था वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 4, ओके। सो अब ये पूरी बैलेंस हो गई, राइट। इसको समझना है थोड़ा। मैं ये भी फिजिकल स्टेट का क्या मतलब है। जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम स्टेट्स को मेंशन करें, राइट। अगर हमने स्टेट को मेंशन नहीं करा तो दिक्कत हो सकती है। क्या हो सकती है दिक्कत हो, मतलब मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता किसी भी केमिकल इक्वेशन में स्टेट को रिप्रेजेंटेट करना। ये तब ज़रूरी पड़ सकता है जब जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो स्टेट के ऊपर मैटर करती हो, राइट। चेंज इन स्टेट को अगर हमें दिखाना हो किसी इक्वेशन के अंदर, तभी हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स के स्टेट को हम लिखते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिखते, ज़्यादातर हम उसे एक्सक्लूड करते हैं। तो अगर मुझे स्टेट्स भी मेंशन करनी होगी तो मैं कैसे करूँगा, सॉलिड को मैं लिखूँगा, प्रेजेंट करूँगा एस से, लिक्विड को प्रेजेंट करूँगा एल से, गैस को प्रेजेंट करूँगा जी से, ठीक है। और एक और चीज़ है एक्वस। एक्वस अभी मैं बताता हूँ क्या। एक्वस जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए क्यू से। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब ये है कि अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर वाटर में मिला हुआ है, ठीक है, वाटर में मिला हुआ उसका एक सोल्यूशन बना हुआ है, तो सोल्यूशन में जो सब्सटेंस होगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं NaCl है टेबल सॉल्ट, उसी को मैंने H2O के साथ रिएक्ट करवा दिया, मतलब दोनों को मिला दिया मैंने, ठीक है। तो मेरा जो NaCl है वो सॉलिड स्टेट में नहीं रहा, वो सॉलिड में कहाँ रहा, पानी में मिल गया ना। और अब ये लिक्विड स्टेट में भी नहीं रहा और ये गैस स्टेट में भी नहीं है। तो अब ये जो NaCl है ना ये एक एक्वस स्टेट में आ गया है, मतलब ये सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, इसी को हम एक्वस बोलते हैं। Okay, I hope you get the point. The word aqueous written if the reactant product are present in the solution water. Water के solution में अगर आपके reactants और products मतलब पड़े हुए हैं, रिएक्ट होके दिखे रहे हैं, तब हम ये बोलते हैं उन चीज़ों को, उन एलिमेंट्स को हम ये बोलेंगे कि वो क्या है, उनको हम aqueous से प्रेजेंट करेंगे। ओके। To make a chemical reaction more informative, the physical state of reactant and product are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid, and aqueous are the solid state of reactant and product are represented by notations G, L, AQ and S respectively. ठीक है, इन तरह से आप क्या कर सकते हो, आप एक केमिकल इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, राइट। आप बता दीजिए कि जो इक्वेशन है उसके अंदर ये एलिमेंट सॉलिड है या लिक्विड है या गैसियस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यही इक्वेशन लिया, इसी में ले लेते हैं। यहाँ पे जो आयरन है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट, यहाँ से देख सकते हैं। जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है। हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है और H2O ये किस स्टेट में है, ये आपका गैसियस स्टेट में, राइट। अब आप सोचोगे H2O गैसियस स्टेट में कब से आ गया, इसको हम स्ट्रीम बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे, स्ट्रीम बोलेंगे। मतलब जो भाप होती है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो वेपर्स निकलते हैं, उसको हमने आयरन के साथ रिएक्ट करवाया है, राइट। ये जो FeO4 है ये किस में है, ये भी सॉलिड में है, और H2 क्या है हमारा, गैस स्टेट में। ओके, तो ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने, सम अप करता हूँ कि जब भी हमें केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना होता है तो हम उसके जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेट को भी मेंशन कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, स्टेट को भी मेंशन कर देते हैं, जिससे वो इक्वेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाती है। अगर जो आयरन है वो सॉलिड है तो मैंने क्या करा, Fe के आगे S लगा दिया यहाँ पे। ये नीचे मैं इसे शो करूँगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी Fe के आगे S लिखा हुआ है सॉलिड, हाइड्रोजन के आगे G लिखा हुआ है, ठीक है। Fe3O4 के आगे सॉलिड लिखा, मतलब S लिखा हुआ है, H2 के आगे गैस लिखा हुआ है। तो जब भी अगर आपको स्टेट को मेंशन करना है तब उसके आगे प्रेजेंट करोगे, वो भी छोटा सा लिख करके। ये क्या है, ये गैस में है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, सॉरी लिक्विड नहीं है, ये गैसियस स्टेट है। ओके, सो ये चीज़ आई गेस आपको समझ में आ गई होगी। हमेशा स्टेट्स लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि इससे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं। ये जब आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पड़ जाए स्टेट लिखने की, कि अभी जैसे ये जो रिएक्शन है इसमें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी रिएक्शन का मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया ना, उसको
यहाँ पे स्टेट्स मेंशन करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पानी है, जो H2O है, वो ज़्यादातर हमने किस स्टेट में देखा है? लिक्विड स्टेट में देखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है? तो हमें ये चीज़ लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आयरन गैसियस स्टेट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है पानी, स्टीम के साथ, और रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस वो दे रहा है, ठीक है? ओके, सो कुछ रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे स्टेट मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट मेंशन्ड इन अ केमिकल अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, यही चीज़ मैंने आपको भी बताई। एंड समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट ईटीसी फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और अबव सॉरी एंड और बिलो द रिएक्शन इन द इक्वेशन। ये क्या चीज़ लिखी हुई है? इसका मतलब ये है कि जब भी एक केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हो रही होती हैं, राइट? कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हो रही होती हैं। क्या बोला मैंने? जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशंस को परफॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कभी कभार कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं, कुछ कैटलिस्ट को ऐड करते हैं, कभी कभी हम चीज़ों को बर्न करते हैं, हीट अप करते हैं, राइट? तो इन सब चीज़ों को हमें लिखना होता है, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, एरो के ऊपर इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड गैसेस स्टेट में रिएक्ट करा H2O के साथ, तो सॉरी H2 के साथ रिएक्ट करके CH3OH दे बना रहा है। अब यहाँ पर एक कंडीशन मैंने सेटिस्फाई करी है 340 ATM। ATM का मतलब है प्रेशर, बेसिकली यहाँ पे प्रेशर को डिनोट किया जा रहा है कि 340 ATM के अंदर ही इस रिएक्शन को आपको परफॉर्म करना है और तभी आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? तो ये एक तरीके की क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये क्या है? एक्स्ट्रा इन्फो है। और ये लिखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैटलिस्ट दिखा रहे हो या फिर अगर आप किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो, ठीक है? अगर अगर समझ लीजिए मुझे कैटलिस्ट दिखाना है। कैटलिस्ट क्या होता है? बेसिकली कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन में मदद करते हैं बेसिकली, पर खुद इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है? उन्हीं को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी अब आगे पढ़ेंगे, निकल, पैलेडियम, बहुत सारे, ओके? तो उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं और कैटलिस्ट को प्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरो के ऊपर, जैसे मेरी एरो है, उसके ऊपर आप कैटलिस्ट प्रेजेंट करेंगे ऐसे, जैसे कोई भी अगर मुझे प्रेजेंट करना है तो मैं इसके ऊपर प्रेजेंट करूंगा, राइट? इस तरह से मैं एक कैटलिस्ट को प्रेजेंट कर सकता हूँ। और मुझे बताना है कि यार रिएक्शन के अंदर हीटिंग परफॉर्म हो रही है, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं एक ऐसे साइन बना सकता हूँ या फिर मैं हीटिंग लिख सकता हूँ, ठीक है, कि हीटिंग हो रही है, ठीक है? ये साइन बनाना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस साइन का मतलब है हीटिंग, हीट कर रहे हैं हम सब्सटेंस को, ओके? ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में सनलाइट और क्लोरोफिल हो रहा है, राइट? मतलब हमने इस रिएक्शन के अंदर सनलाइट के साथ, मतलब सनलाइट के अंदर और क्लोरोफिल की कंडीशन के अंदर दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके रिएक्शन परफॉर्म होगी, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी जब भी हम किसी कैटलिस्ट को लगाना होता है या फिर किसी कंडीशन को दिखाना होता है, तब हम एरोस के ऊपर चीज़ों को लिखते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल जैसे टाइप, और हम प्रेशर भी डिनोट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम एरो के ऊपर डिनोट करते हैं, ओके? ना थोड़ा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर। ये आपका बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है? ओके, और आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस के ऊपर आते हैं कि कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, राइट? ठीक है, सो गाइज, आई होप ये जो अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है? और इससे ज़्यादा लंबी वीडियो शायद आप लोग देखते नहीं होंगे, ओके? सो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके? और इस चैप्टर का मैं पार्ट 2 लाऊंगा और मैं यहीं से शुरू करूंगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ। सो पढ़ते रहिए और आराम करते रहिए, ओके? बाय, थैंक यू।